नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 6 सजीव की संरचना से शुरुआत करेंगे हम आज। अध्याय 5 हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। जीवन का आधार कोशिका। बच्चों, जितने भी जीव इस धरा पर हैं, जितने भी पेड़ पौधे इस धरा पर हैं, सभी का शरीर सबसे छोटी एक इकाई जो है कोशिका, उससे मिलकर बना होता है। यानी सभी जीव की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई जो है वो कहलाती है कोशिका। जिस प्रकार हम एक भवन की सबसे छोटी इकाई किसे मानते हैं? ईंट। ईंट जो है उसके बारंबार जुड़ने से बच्चों एक पूरा भवन तैयार हो जाता है। उसी प्रकार कोशिका जो है वो बढ़ती जाती हैं संख्या में, और कोशिका दर कोशिका आपस में मिलके समूह बनाती हैं, और इस प्रकार पूरा एक जीव का शरीर तैयार होता है। तो बात करनी है आज हमें कोशिका की। कोशिका जीव की सूक्ष्मतम इकाई है। जो भी क्रियाकलाप होते हैं जीव के शरीर में वो सब कोशिका के अंतर्गत ही होते हैं। तो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी किसे कहा जा सकता है? कोशिका को कहा जा सकता है। अब ये जो कोशिका है बच्चों, इसकी खोज किसने की, कब हुई? तो इसके लिए 1665 की बात करते हैं। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले प्याज में मृत कोशिका के रूप में कोशिका को पहचाना। ये जो कोशिका है, इससे संबंधित जो विज्ञान है बच्चों, उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की एक शाखा भी बना दी गई इस पूरी कोशिका के अध्ययन के लिए। जीव की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। जंतुओं तथा पादपों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। परिभाषा यदि लिखने के लिए कहा जाए बच्चों, तो हम परिभाषा लिखेंगे जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ये क्या हो गई इसकी परिभाषा? ध्यान दें, जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। यदि हम खोज और खोजकर्ता की बात करें बच्चों, तो सन 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा इसकी खोज की गई। अब कोशिका विज्ञान की भी बात हम कर रहे थे। कोशिका विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका से कोशिका के संबंध में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान।
जिस प्रकार बच्चों विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान, इस तरह की विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। उसमें से ही कोशिका विज्ञान भी एक विज्ञान की शाखा है, जिसमें से कोशिका से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो इतनी बात हो गई बच्चों कोशिका की सामान्य जानकारी। अब संख्या कितनी होती है किसी भी जीव में, उसके आधार पर दो प्रकार के जीव हम देख सकते हैं। ऐसे जीव हो सकते हैं बच्चों जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ हो। पूरे शरीर की रचना में कोशिका कितनी है? एक। और दूसरी तरफ ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके शरीर में एक से ज्यादा कोशिकाएं हों। इस आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर हम जीवों का भी विभाजन कर सकते हैं दो भागों में। एक तो हो गई हमारी एक कोशिक जीव और दूसरे हो गए हमारे बहुकोशिक जीव। लिख लिया होगा आपने। संख्या कितनी होती है? संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के हैं। पहला एक कोशिक जीव और दूसरा हमारा बहुकोशिक जीव। बच्चों कुछ तो हमें नाम से भी आइडिया लग जाता है, विचार आ जाता है कि एक कोशिक में कितनी कोशिका होगी और बहुकोशिक में कितनी कोशिका होगी। तो एक कोशिक जीव जो है बच्चों, एक ही कोशिका से जिस जीव के शरीर का निर्माण होता है उसे हम एक कोशिक जीव कहेंगे। इसका उदाहरण बहुत छोटा जीव है हमारा अमीबा। तो एक ही कोशिका से जीव का शरीर बना होता है। इसका उदाहरण अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये जो जीव हैं बच्चों, इनके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है। दूसरी तरफ इनसे उन्नत जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं शरीर निर्माण करती हैं। तो ये उन्नत जीव हैं। ये तो रही संख्या की बात। अब यदि आकार की बात की जाए, कोशिका के आकार की बात की जाए बच्चों, तो कोशिका जो है वो इतनी छोटी होती है कि जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते। कोशिका की संरचना देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जाता है। आकार इतना छोटा है बच्चों कि यदि हम इसके औसत व्यास की बात करें, कोशिका का औसत व्यास 0.5 म्यू, म्यू का मतलब है बच्चों माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक हो सकता है इसका व्यास।
जहाँ कोशिका इतनी छोटी है कि हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वहीं दूसरी ओर बच्चों कुछ कोशिका ऐसी भी होती हैं जो काफी बड़ी होती हैं आकार में। ऐसी ही एक कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़ी कोशिका का उदाहरण है इसका व्यास 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होता है। तो एक ऐसी सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण दीजिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। संख्या की बात हो गई, हमारी आकार की बात हो गई बच्चों। अब अगर आकृति की बात जब हम करेंगे तो आकृति क्या काम करना है कोशिका को जीव के शरीर में, उसके आधार पर आकृति जो है वो अलग अलग होती है। कार्य के आधार पर कोशिका की आकृति अलग अलग होती है। संख्या आ गई, आकार आ गई और आकृति आ गई। अगला लेना है बच्चों हमें कोशिका का सिद्धांत। दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक कोशिका का सिद्धांत हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत तथा इसके अपवाद। दो वैज्ञानिक थे बच्चों, जंतु वैज्ञानिक थे एक, और एक थे पादप वैज्ञानिक। दोनों ने 1838-39 के समय में हमारे समक्ष एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के नाम जरा जानिए आप। सन 1838-39 में जंतु वैज्ञानिक, क्या नाम था इनका? थियोडोर श्वान। और पादप वैज्ञानिक मैथियोस श्लीडर। इन दोनों ने हमारे सम्मुख एक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या बातें थी उसकी, मुख्य मुख्य उनकी बात करें जरा। चार बातें बताइए बच्चों। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिका से निर्मित होता है। उसकी संख्या एक हो सकती है या अधिक हो सकती है। जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से
मिलकर बना होता है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि चूंकि ये जो कोशिका है ये शरीर की क्रियात्मक इकाई है, यानी सभी क्रियाएं जो होती हैं वो इसी कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। सभी जैव क्रियाओं की इकाई कोशिका है, अर्थात समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती है। पहली बात, जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, ये जो कोशिका है ये हमारी एक जैव क्रियाओं की इकाई है, यानी समस्त क्रियाएं जो हैं वो इस कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इतना ही नहीं, तीसरी बात उन्होंने हमारे समक्ष रखी कि कोशिका जो है वो एक आनुवंशिक इकाई भी है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इन्होंने इस आधार पर कहा बच्चों, जब अभी हम कोशिका की संरचना देखेंगे तब हम उसमें एक बात जानेंगे कि कोशिका के अंदर एक उसका अंगक है केंद्रक, और उस केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इसीलिए ये कोशिका जो है वो आनुवंशिक इकाई भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें उपस्थित केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अब ये कोशिकाएं बनती कैसे हैं, इस आधार पर यदि हम देखें तो ये कोशिकाएं जो हैं बच्चों, पूर्व में नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से पहले से जो कोशिका उपस्थित है उससे नई कोशिका का निर्माण होता है। ये था आपके सामने कोशिका का सिद्धांत जो दिया गया हमारे जंतु वैज्ञानिक थियोडोर श्वान और मैथ्यूस श्लीडन, जो कि पादप वैज्ञानिक थे। नोट कर लें आप, क्योंकि समय हो रहा है बच्चों ब्रेक का। पहला पॉइंट, जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जैव क्रियाओं की इकाई कोशिका है, अर्थात समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। इतना ही नहीं, कोशिका जो है वो एक आनुवंशिक इकाई भी मानी जाती है, और नई कोशिकाएं हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। लौटते हैं ब्रेक के बाद।
शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जैव क्रियाओं की इकाई कोशिका है, अर्थात समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती है। कोशिका आनुवंशिक इकाई भी है क्योंकि इसमें उपस्थित केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती हैं, उससे बनती हैं। अब ये कोशिका सिद्धांत तो दिया गया बच्चों, लेकिन ये आगे जितनी भी खोजें हुई आधुनिक खोजों में तर्क संगत महसूस नहीं किया गया। क्यों? तो इसके अपवाद नजर आए। आधुनिक खोजों में इस सिद्धांत को तर्क संगत नहीं माना गया, क्योंकि तीन बातें देखने के लिए मिली। सभी जीव कोशिकीय नहीं होते। दूसरी बात, विषाणुओं में कोशिकीय रचना ही नहीं होती। और तीसरा, जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक, सभी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। उदाहरण जैसे जीवाणु, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है बच्चों। इसमें जो केंद्रकीय पदार्थ है वो ऐसे ही बिखरा रहता है, तो उसे केंद्रक ना कह के हम केंद्राभ कहते हैं। तो ये आपकी एक अलग हटके बात है। इस प्रकार जब ये देखा गया आधुनिक खोजों में कि सभी जीव जो है वो कोशिकीय नहीं है, वहीं विषाणु जो है, विषाणु के अंदर कोशिकीय रचना पाई ही नहीं जाती है और जीवाणु जैसे जीवों में कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो इन बातों को अपवाद के रूप में देखा गया कोशिका सिद्धांत। आगे अपनी बात को हमें बढ़ाना है। कोशिका जो है उसकी संरचना आखिर होती कैसी है, कैसी दिखाई देती है वो? क्या जंतुओं और पौधों में एक समान कोशिकाएं होती हैं या उनमें कुछ अंतर होता है? तो हमें बच्चों इनकी संरचना को समझना पड़ेगा। कुल मिलाके बच्चों, यदि हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करना चाहें तो एक कोशिका जो है तीन घटकों से मिलकर के बनी है। कोशिका के तीन घटक हैं। कौन कौन से हैं ये जरा जाने। सबसे पहला है कोशिका कला, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा जिसे हम आनुवंशिक पदार्थ मान रहे हैं, केंद्रक। इस प्रकार चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो बच्चों, ये तीन हिस्से उनमें सामान्य रूप से पाए जाएंगे। कोशिका कला या कोशिका आवरण जिसे हम कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। पहले हम इनके चित्रों की बात कर लें बच्चों। चित्र जानना बहुत जरूरी है आपके परीक्षा में। या तो जंतु कोशिका का चित्र, नामांकित चित्र बनाइए जंतु कोशिका का, या पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए।
बनता हुआ देखें आप पहले, उसके बाद स्वयं अभ्यास करें। सबसे पहले हम ले रहे हैं बच्चों जंतु कोशिका। ये इसके घटक आपने लिख लिए हो तो थोड़ा सा हमें क्लियर नजर आ जाएगा। सबसे पहले एक हमने आवरण बना लिया, जिसे हम अभी जब नाम लिखेंगे तो जानेंगे कि ये कोशिका कला है। बीच में बच्चों मध्य में इसमें हमें केंद्रक का निर्माण कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार इस केंद्रक में बीच में ये आपको एक छोटा सा गोला जो है वो नजर आ रहा है। क्या है अभी जब नामांकित करेंगे तो आप जानेंगे। साथ ही साथ इसमें कोई द्रव भी भरा हुआ है बच्चों, और ये आपका रहा आनुवांशिक पदार्थ। इस प्रकार की कुछ संरचना है केंद्रक की। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ हमारा एक पदार्थ भरा हुआ है जिसकी बात हम कर रहे थे। कोशिका कला हमने बता दी, सबसे बाहर का ये जो आवरण है कोशिका द्रव्य। बच्चों इस केंद्रक और कोशिका कला के बीच में जो ये पदार्थ भरा हुआ है, ये सारा पदार्थ कहलाता है हमारा कोशिका द्रव्य। इसी में ही और सारे अंगक जो अभी हम बनाने जा रहे हैं वो सब उपस्थित होते हैं। और तीसरा जो हमारा इसका घटक था केंद्रक, वो बिल्कुल मध्य में उपस्थित है। बात हो रही है हमारी जंतु कोशिका की। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, कुछ इस प्रकार की एक घुमावदार नलीदार संरचना है। और इधर भी ये इसी नलीदार संरचना के ऊपर आप देखिए ये कुछ आपको काले बिंदुवत बनाए जा रहे हैं। ये संरचनाएं हैं। कुछ इस प्रकार इस तरफ वाली जो नलिका है उसमें नहीं नजर आ रहे हैं हमें ये काले बिंदुवत संरचना। इसी प्रकार यहाँ आप ये तश्तरी नुमा कुछ संरचना दिखाई दे रही है केंद्रक के ऊपर। यहाँ अगर आए हम तो बच्चों ये एक संरचना इस प्रकार गोलाकार, इसी प्रकार इधर एक ये गोलाकार संरचना। यहाँ ये इस प्रकार की संरचना, थोड़ा अंडाकार संरचना बना करके और इसमें घुमावदार हिस्सा। यदि हम इसको नामांकन करें बच्चों तो आप ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले बात हम इसकी कर रहे थे, ये है हमारी कोशिका झिल्ली या हमारी कोशिका कला। दूसरी हमने आपको बात की थी, ये जो पदार्थ इसमें भर रहा है ये है कोशिका द्रव्य। ये जो आपको अंडाकार संरचना हमने बनाई है इसको कहते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। जब अलग अलग ये सब अंगक हैं बच्चों, इसके अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, इन सबको हमें अलग अलग भी अध्ययन करना है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। उसके बाद आप नीचे आइए, ये एक जो गोलाकार संरचना बनाई है इसको हम रिक्तिका
उसके बाद इधर आपने जो ये गोलाकार संरचना बनाई है बच्चों, ये है आपका लाइसोसोम। इस अंगक का नाम है लाइसोसोम। फिर इधर आइए ऊपर, ये जो आपने तश्तरी नुमा संरचना बनाई है, इसे हम कहते हैं गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। ये जो आपकी तश्तरी नुमा संरचना केंद्रक के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार बच्चों, ये जो हमने काले बिंदु आपको इस नलिकाकार संरचना पर बताए थे, इनको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। और अब ये किस पे उपस्थित है बच्चों? ये जो नलिकाकार संरचना हमने इधर बनाई है, उसे कहते हैं अंतर्द्रवी जालिका। आपकी किताबों में अंतर्द्रवी जालिका है, हो सकता है अगर आप दूसरी किताबों को खोलें उसमें अंतःप्रद्रवी जालिका भी इसे कहा जाता है, अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका। लेकिन बच्चों, ऐसी अंतर्द्रवी जालिका इधर भी हमें नजर आ रही है, लेकिन हमने देखा इस पे हमने काले बिंदु नहीं बनाए हैं। तो ऐसी अंतर्द्रवी जालिका जिसपे ये राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उसे हम दानेदार अंतर्द्रवी जालिका कहेंगे। दानेदार अंतर्द्रवी जालिका। और दूसरी तरफ ये जो जालिका ऐसी है जिसमें कि राइबोसोम उपस्थित नहीं है, तो इसका नाम रखा जाता है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अब रह जाता है बच्चों हमारा केंद्रक। इस जंतु कोशिका में बच्चों तारक केंद्रक भी हमें नजर आता है, तारक काय भी हमें नजर आता है, लेकिन वो नजर आता है जब ये कोशिका विभाजित होती है। तो केंद्रक के ऊपर एक संरचना और विकसित हो जाती है जिसे हम तारक काय कहते हैं। वो केवल एक जंतु कोशिका का ही स्पेशल लक्षण है। तो हमने बात कर ली कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, और केंद्रक की बात करनी अब रह जाती है बच्चों। यहाँ इतना अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए अलग से हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं केंद्रक की। इस प्रकार की हमने संरचना बनाई है। ये जो हमने बनाया है बच्चों, ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक को घेरे हुए है जो। उसके बाद हमने ये यहाँ एक काला सा बिंदु बनाया है, उसे हम कहेंगे केंद्रिक। केंद्रिक या केंद्रिका, न्यूक्लियोलस अंग्रेजी में, केंद्रिका हिंदी में। एक द्रव हमने आपको इसमें भरा हुआ बताया है, उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्योंकि केंद्रक में उपस्थित है तो ये हो गया केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक झिल्ली के बीच में हमने ये छिद्र से छोड़े हैं बीच में, इस छिद्रों को कहते हैं केंद्रकीय छिद्र। अगर आपको ये चित्र समझ में अच्छी तरह आ जाएगा बच्चों, ऐसे ही जब हम पादप कोशिका का चित्र भी बनाएंगे आगे, तो दोनों चित्रों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो हमारा एक प्रश्न और बनता है जंतु और पादप कोशिका में, या जंतु और वनस्पति भी बोलते हैं बच्चों इसे, जंतु और वनस्पति कोशिका। पादप कोशिका को वनस्पति कोशिका भी कहा जाता है, दोनों में अंतर बताइए। तो ये दो क्वेश्चन इनके आवश्यक रूप से बन जाते हैं। एक तो चित्र किसी का पूछा जा सकता है, दूसरा अंतर पूछे जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे केंद्रक झिल्ली हो गई। केंद्रक झिल्ली के बीच में जगह छूटी हुई है, उसे हम केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। केंद्रक द्रव्य नामक पदार्थ इसमें भरा हुआ है। काला सा गोला जो हमने बनाया है वो केंद्रिका प्रदर्शित कर रहा है, और साथ ही साथ हमने इसके अंदर बच्चों इस प्रकार के ये धागेनुमा संरचना बनाई है, उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल। गुच्छों के रूप में उपस्थित है ये आनुवांशिक पदार्थ जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और ये पूरी की पूरी संरचना जो है बच्चों मिलकर के क्या कहलाती है? हमारी केंद्रक।
जब हमारी कोशिका विभाजित होती है, यानी एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4 कोशिका का निर्माण होने लगता है, उस समय बच्चों ये क्रोमेटिन जाल जो है वो गुच्छों के रूप से बदल करके गुणसूत्रों के रूप में आ जाता है। इसी अध्याय में हमें आगे कोशिका विभाजन का भी अध्ययन करना है, उस समय ये बात आएगी। तो ये पूरी संरचना हो गई बच्चों आपकी जंतु कोशिका की। हमने मुख्य रूप से जो अंगक हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लाइसोसोम, अंतर्द्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्जिकाए, तारकाए, इन सब की बात हमने कर ली। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें अंगक है वो है हमारा केंद्रक, क्योंकि वो आनुवांशिक पदार्थ को रखने वाला है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला है। इसको बना लें आप। उसके बाद हम लेंगे पादप कोशिका। ध्यान रखने की चीज ये है बच्चों, जब हम पादप कोशिका को बनाएंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, केंद्रक जो इसमें मध्य में है वो हम किनारे पर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इसका कारण भी है आपके सामने। रिक्तिका जो आपको यहाँ इस कोशिका में छोटी नजर आ रही है, साथ ही साथ देखिए अंतर भी हो रहे हैं इसके अंदर। रिक्तिका जो ये हमको छोटी सी नजर आ रही है, वही ये रिक्तिका पादप कोशिका में काफी बड़ी हो जाती है और पूरी कोशिका को घेरने का प्रयास करती हैं। इसीलिए ये केंद्रक को क्या करती हैं, किनारे की तरफ धक्का दे देती हैं। तो रिक्तिकाओं का आकार आपको पादप कोशिका में बड़ा मिलेगा, केंद्रक आपको किनारे पर खिसका हुआ मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक और संरचना, क्योंकि बच्चों पौधों का रंग कैसा होता है, हरा, किस कारण है, उनमें लवक उपस्थित होता है, हरित लवक। तो उसमें एक और संरचना आपको मिलेगी, हरित लवक। कोशिका झिल्ली जहां इसके अंदर होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर आपको एक और झिल्ली नजर आएगी उसके अंदर, जिसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति, जो क्या करती है, पौधों को बाहर से इस कोशिका झिल्ली को और एक्स्ट्रा रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। तो इस प्रकार की कुछ बातों के साथ, इसको आपने बना लिया हो तो इस प्रकार की कुछ बातों के साथ अंतर साथ साथ देखते हुए हम देखेंगे कि पादप कोशिका जो है वो कैसी हमें दिखाई देती है। फटाफट से बच्चों ये चित्र पूरा कर लें, क्योंकि आज की कक्षा का समय पूरा हुआ चला जा रहा है। केंद्रक हो गया, केंद्रक को अच्छे से आपको समझाने के लिए अलग से हमने बना के प्रदर्शित कर दिया है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रकीय छिद्र, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य। बाहर जो था, दो प्रकार की अंतर्द्रवी जालिका दिखाई दे रही है हमें, एक चिकनी है और एक दानेदार है। दानेदार क्यों है ये, क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इन सभी अंगकों का, राइबोसोम, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, इन सब का क्या काम है, कैसी संरचना होती है, ये भी हमें लेना है हमारी अगली कक्षा में। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में पादप कोशिका की संरचना को जानने के साथ। तब तक के लिए